हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं बच्चों में होने वाली सेकेंड मोस्ट कॉमन बीमारी की, जिसे क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट के नाम से जानते हैं। राइट, तो ये देख लेते हैं कि क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉमन जेनाइटल एनोमली है आफ्टर क्लब फुट। यानी कि क्लब फुट के बाद सबसे कॉमन होने वाली बीमारी हमारी कौन सी है? क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। ठीक है, अभी वर्ल्ड वाइड हमारी प्रेवलेंस रेंज कितनी है? तो 0.2 टू 2.7 पर 1000 लाइव बर्थ में होने के चांसेस होते हैं। जो क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट है, ये क्रैनियो एबनॉर्मेलिटी, क्रैनियो फेशियल एबनॉर्मेलिटी है, यानी कि क्रैनियम और फेशियल से रिलेटेड एबनॉर्मेलिटी है, जो कि एम्ब्रायोनिक पीरियड में कॉज होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डेफिनीशन की। तो वन बाय वन देखेंगे हम। सबसे पहले क्लेफ्ट लिप की बात करते हैं। तो क्लेफ्ट लिप क्या है? क्लेफ्ट लिप एक गैप होता है या फिर स्प्लिट होता है जो कि कंटिन्यू होता है हमारे नॉस्ट्रिल तक, यानी कि लिप से लेके नॉस्ट्रिल तक क्रिएट होने वाला एक गैप है या स्प्लिट है, जो कि किस वजह से हो रहा है? ड्यू टू फेलियर ऑफ मैक्सिलरी एंड मीडियल नजल प्रोसेस। ठीक है, यानी कि मीडियल नजल प्रोसेस और मैक्सिलरी प्रोसेस जो है वो हमारी फ्यूज़ होने से फेल कर गई है, जिसकी वजह से हमारा क्लेफ्ट लिप हो रहा है। अभी हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे। पहले बात कर लेते हैं क्लेफ्ट पैलेट की डिफिनीशन की। तो क्लेफ्ट पैलेट क्या है? एक ऐसी कंडीशन है, इज़ अ कंडीशन इन विच जो टू प्लेट्स ऑफ स्कल जो होती हैं, उन जो कि फॉर्म करती हैं हमारे हार्ड पैलेट को, वो कम्प्लीटली ज्वाइन नहीं होती हैं। किस वजह से? ड्यू टू फेलियर ऑफ फ्यूज़न ऑफ लेटरल पैलेटाइन प्रोसेस, यानी कि फेलियर हो गया है फ्यूज़न में लेटरल पैलेटाइन प्रोसेस के, नजल सेप्टम के एंड मीडियल पैलेटाइन प्रोसेस पे। हमारा क्लेफ्ट लिप में हमने जो बात की थी, तो किसका फ्यूज़न नहीं हो रहा था? फेलियर ऑफ फ्यूज़न ऑफ मैक्सिलरी एंड मीडियल नजल प्रोसेस। जबकि हमारा क्लेफ्ट लिप में किसका फेलियर ऑफ फ्यूज़न हो रहा है? तो लेटरल पैलेटाइन प्रोसेस का, नजल सेप्टम का और मीडियल पैलेटाइन प्रोसेस का। ठीक है, अब बात करते हैं इटियोलॉजी या कॉजेस की, यानी कि किस वजह से हमारा क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट कॉज हो रहा है। तो सबसे बड़ा कारण होता है जेनेटिक। ठीक है, जेनेटिक में भी सबसे पहले नॉन सिंड्रोमिक इनहेरिटेंस। नॉन सिंड्रोमिक इनहेरिटेंस का क्या मतलब है? कि अगर बच्चे के पेरेंट्स को या बच्चे के सिबलिंग्स को है ये डिजीज़, तो बच्चे में होने के चांसेस क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसको हम नॉन सिंड्रोमिक इनहेरिटेंस का नाम दे देंगे। फिर क्रोमोसोमल एबरेशन, यानी कि अल्ट्रेशन हुआ है क्रोमोसोम में, यानी कि क्रोमोसोम के एक नंबर में या फिर एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स नंबर में क्या हुआ है? अल्ट्रेशन हुआ है। वो किसी भी कारण से हो सकता है, या तो म्यूटेशन की वजह से हो सकता है, या फिर किसी एक्सपोजर या केमिकल एक्सचेंज की वजह से, किसी भी वजह से अगर क्रोमोसोमल एबरेशन या अल्ट्रेशन हुआ है, तो उसकी वजह से भी हमारा ये डिजीज़ कॉज हो सकता है। फिर बात करते हैं वॉन्डर वुंडे सिंड्रोम की। तो ये क्या है? ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि फेशियल डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। राइट, फिर बात करते हैं इन्वायरमेंटल टेराटोजन। इन्वायरमेंटल टेराटोजन से क्या मतलब है? इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले ऐसे केमिकल जो हमारे नॉर्मल ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, वो हम इन्वायरमेंटल टेराटोजन का नाम दे देते हैं उन्हें। तो इसमें हम देख लेते हैं इंट्रायूटेराइन एक्सपोजर, यानी कि जब बच्चा मदर के वूम में था, तभी उसको कोई भी एंटी कन्वल्सेंट, यानी कि जो मेडिसिन हमें ईपीलैप्सी में हम यूज़ करते हैं, जैसे कि फेनाइटोइन एक है जो एंटी कन्वल्सेंट है, तो उस टाइम पे मतलब जब मदर प्रेग्नेंट थी, तब उन्होंने कोई एंटी कन्वल्सेंट लिया हो और वो बच्चे के संपर्क में या फिर आ गया हो वो केमिकल। ठीक है, अल्कोहल का एक्सपोज़र हुआ हूँ, यानी कि मदर अल्कोहल इनटेक करती हूँ, या फिर कोई रेटिनोइक एसिड यानी कि विटामिन ए के सप्लीमेंट लेती हूँ, या फिर स्मोक करती हूँ, या फिर रुबेला वायरस का कोई इन्फेक्शन रहा हो। थैलिडोमाइड, थैलिडोमाइड क्या है? ये ह्यूमन टेराटोजन ही है। ठीक है, जो कि नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। एमिनोप्टेरिन, ये एक नियोप्लास्टिक कैंसर, यानी कि पीडियाट्रिशियन में जो कैंसर के इलाज के लिए एक मेडिसिन यूज़ होती थी, एंटी कैंसरस बोल सकते हैं, वो मेडिसिन है। तो अगर इसका एक्सपोजर हुआ तो भी चांसेस होते हैं कि बच्चे को क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट हो जाए।
नेक्स्ट जो कॉज हमारा होता है वो मैटरनल या इंट्रायूटेराइन कंडीशन हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए मदर को डायबिटीज़ मेलाइटस है, यानी कि सिंपली हम कह सकते हैं डायबिटीज़ है, ठीक है, या फिर एमनियोटिक बैंड सिंड्रोम। अब ये क्या होता है एमनियोटिक बैंड सिंड्रोम? तो इसको हम एक और नाम से जानते हैं, शायद आपने सुना हो, कॉन्स्ट्रिक्शन रिंग सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ फाइब्रस बैंड बनते हैं एमनियोटिक सैक के, जो कि टैंगल्ड हो जाते हैं डेवलपिंग फीटस के अराउंड। या तो वो हैंड में टैंगल्ड हो सकते हैं, या फिर लेग में टैंगल्ड हो सकते हैं, या किसी भी बॉडी पार्ट में टैंगल्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एमनियोटिक बैंड सिंड्रोम, ठीक है। फिर नेक्स्ट कॉज हमारा हो सकता है एडवांस पैटर्नल एज, यानी कि अगर कोई भी एडवांस एज में पेरेंट्स बनते हैं तो भी ये चांसेस होते हैं कि उन्हें ये डिजीज़, उनके बच्चे को ये डिजीज़ हो जाए। एग्जैक्ट कॉज अभी भी हमें अननोन है, इस पर अभी भी रिसर्च चल रही है, तो हम एग्जैक्ट कॉज नहीं बता सकते, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन के, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम क्लासिफिकेशन के बारे में। तो क्लासिफिकेशन हम दो तरह से देखेंगे। एक तो प्रोफेसर बालकृष्णन ने किया था जो 1975 में, ठीक है। उन्होंने इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट है उसको 3 ग्रुप में क्लासीफाई कर दिया था। ग्रुप 1 में उन्होंने क्या बताया कि ओनली क्लेफ्ट लिप जो होगी वो प्रेजेंट होगी, जो कि यूनिलैटरल, बाईलैटरल या मिड लाइन हो सकती है। अभी मैं बताऊंगी कि यूनिलैटरल, बाईलैटरल और मिड लाइन से क्या मतलब है इनका, ठीक है। ग्रुप 2 में क्या बोला उन्होंने कि सिर्फ क्लेफ्ट पैलेट प्रेजेंट होगा, वो यूनिलैटरल, बाईलैटरल या सब म्यूकोसल हो सकता है, ठीक है। अभी हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। ग्रुप 3 में उन्होंने क्या कहा, यानी कि बालकृष्णन ने बोला कि यहाँ पे क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट दोनों ही प्रेजेंट होंगे, ठीक है। हो सकता है कि वो यूनिलैटरल, बायलैटरल या मिड लाइन हो, राइट, ठीक है। सेकेंड क्लासिफिकेशन की बात कर लेंगे, उसके बाद हम डायग्राम देखते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की, क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट का। तो वह है लासल सिस्टम फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। तो ये हमारा एक मॉडिफिकेशन है, ठीक है, जो कि किया गया है रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन ब्रिटेन के द्वारा 2005 में, ठीक है। ये क्या है, एक डायग्रामेटिक क्लासिफिकेशन है इन विच माउथ इज डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट, ठीक है। एक डायग्रामेटिक क्लासिफिकेशन है लासल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें माउथ को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो लासल का क्या मतलब है ये हम देख लेते हैं। तो लासल का मतलब एल, जो फर्स्ट एल है वो स्टैंड कर रहा है फॉर द राइट लिप, ठीक है। और फर्स्ट ए जो है ये राइट एल्वियोलस, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एल जो है लिप के लिए, ठीक है, ए फॉर एल्वियोलस। एच हार्ड पैलेट के लिए, एस सॉफ्ट पैलेट के लिए, ए फिर से जो आया है वो लेफ्ट एल्वियोलस के लिए, और जो लास्ट एल है वो लेफ्ट लिप के लिए, यानी कि जो अपर एल है वो राइट लिप, लास्ट वाला एल लेफ्ट लिप, ऊपर वाला ए मतलब राइट एल्वियोलस, नीचे वाला ए मतलब लेफ्ट एल्वियोलस, और बीच में जो एस है उसका मतलब हार्ड पैलेट, एंड द लास्ट जो ये एस दिख रहा है इसका मतलब सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। अब ये होता है ना कि ब्रॉडली जो क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट होते हैं ये यूनिलैटरल हो सकते हैं, बाईलैटरल, या ये सेपरेटली अलग अलग भी हो सकते हैं, या फिर कंबाइंड भी हो सकते हैं। यानी कि कहने का कुल मिलाकर ये मतलब है कि अकेला क्लेफ्ट लिप डिजीज़ भी हो सकता है, या फिर अकेले क्लेफ्ट पैलेट भी हो सकता है। हो सकता है ये अलग अलग हो सकता है क्लेफ्ट और क्लेफ्ट लिप पैलेट, क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट दोनों ही कॉम्बिनेशन में पाए जाएं एक बच्चे के अंदर, ठीक है। अब ये आप डायग्राम देख लो, ये जो है ये नॉर्मल बच्चा है, ठीक है। जब यूनिलैटरल क्लेफ्ट लिप होगा, यानी कि बच्चे के लिप से नॉस्ट्रिल तक, यानी कि लिप से नॉस्ट्रिल तक क्या होगा, एक गैप या फिर स्प्लिट देखने के लिए मिलेगा हमें लिप्स में, ठीक है। बाईलैटरल क्लेफ्ट लिप अगर होती है तो बच्चे के दोनों नॉस्ट्रिल की तरफ, यानी कि हो सकता है वो मतलब लेफ़्ट और राइट दोनों साइड रहेगा। यूनिलैटरल में लेफ़्ट या राइट किसी भी तरह हो सकता है, किसी भी तरफ हो सकता है। अब ये देख लेते हैं नॉर्मल बच्चे का पैलेट है, ठीक है। ये पैलेट दिख रहा है आपको, हार्ड पैलेट एंड देन सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। और ये जो सॉकेट होता है जिसमें टीथ लगी होती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलस बोलते हैं, ठीक है। एंड या फिर एल्वियोलर बोन के नीचे जो सॉकेट में जो टीथ फिक्स होते हैं उसको ही एल्वियोला बोलते हैं, ठीक है, माउथ का। तो अब हम देख लेते हैं कि यूनिलैटरल अगर क्लेफ्ट
लिप के साथ क्लेफ्ट पैलेट है, तो ये देखिए क्लेफ्ट लिप दिख रही है आपको, यानी कि लिप्स के बीच में भी गैप है, प्लस आपका हार्ड पैलेट सॉफ्ट पैलेट से तक होते हुए ये गैप दिख रही है आपको, ठीक है। यानी कि फ्यूज़न नहीं हुई है हमारे नज़ल सेप्टम की और कुछ पैलेटाइन प्रोसेसेस की, जिसकी वजह से हमारा क्लेफ्ट पैलेट डेवलप हुआ है। अब ये हो सकता है कि सिर्फ लेफ्ट नोज़ को अफेक्ट करे, हो सकता है कि सिर्फ राइट नोज़ को अफेक्ट करे, यानी कि एक साइड को अफेक्ट करेगी तो यानी कि यूनिलैटरल होगी। बाईलैटरल में क्या होता है मेनली कि ये लेफ्ट और राइट नोज़ को दोनों को अफेक्ट करती है, ठीक है। और ये क्या दिखा रहा है कि ये लेफ्ट क्लेफ्ट पैलेट विद क्लेफ्ट लिप दिखा रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए सिर्फ क्लेफ्ट पैलेट होता तो ये जो हमारा क्लेफ्ट लिप वाला पोर्शन होता ये ठीक होता, ये नॉर्मल होता, और सिर्फ क्लेफ्ट पैलेट प्रेजेंट होता वहाँ पे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम क्लिनिकल फीचर यानी कि साइन एंड सिम्टम्स की। तो जैसा कि क्लेफ्ट लिप है, ठीक है, तो गैप या स्प्लिट दिखेगी लिप्स में, ठीक है, जो नॉस्ट्रल तक जा सकती है। क्लेफ्ट पैलेट यानी कि नज़ल डिस्टॉर्शन दिखेगा, यानी कि डेविएटेड नज़ल सेप्टम के भी सिम्टम दिख सकते हैं। एक्सपोज नज़ल कैविटी होगी, ठीक है। मिस अलाइन टीथ यानी कि टीथ अलाइनमेंट में नहीं होंगे, सिमेट्रिकल या सिमेट्री नहीं दिखेगी, ठीक है। पैसेज ऑफ मिल्क थ्रू नज़ल पैसेज ड्यूरिंग फीडिंग, यानी जब बच्चे को दूध पिलाएंगे या फीड कराएंगे तो क्या होगा, नज़ल म्यूकोसा नज़ल पैसेज के थ्रू क्या होगा, मिल्क इजेक्ट होगा, यानी कि पैसेज होगा, ठीक है। रिकरेंट ईयर इन्फेक्शन, यानी कि हमें पता है कि मोस्टली जो रूट होता है ईयर का, नोज़ का एंड थ्रोट का, तो वो कहीं ना कहीं मिलते हैं आपस में, तो क्या होगा यहाँ पे अगर क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट होता है तो उस केस में हमें रिकरेंट ईयर इन्फेक्शन, यानी कि बार बार हमें ईयर इन्फेक्शन भी देखने को मिलता है। स्पीच डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि हार्ड पैलेट सॉफ्ट पैलेट में प्रॉब्लम है तो जाहिर सी बात है स्पीच में भी डिफ़िकल्टी होगी। पुअर वेट गेन, यानी कि बच्चा ठीक से खा नहीं पाएगा तो पुअर वेट गेन देखने के लिए मिलेगा। फेलियर टू थ्राइव का क्या मतलब है कि नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमें फेलियर देखने के लिए मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं डायग्नोसिस को। तो डायग्नोसिस में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन एंड देन फिजिकल एग्जामिनेशन। न्यूबॉर्न एग्जामिनेशन करेंगे, यानी कि जैसे ही बच्चा जन्म लेगा हम तुरंत ही एग्जामाइन करेंगे उसको। फिर पालपेट करेंगे पैलेट को विद ग्लव्ड फिंगर के साथ, यानी कि ग्लव्स वाली फिंगर्स के साथ हम पालपेट करेंगे किसको, पैलेट को, हार्ड पैलेट को, ठीक है। एंड विजुअल एग्जामिनेशन थ्रू विद द हेल्प ऑफ फ्लैश लाइट कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी हम विजुअल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। इन यूट्रो अल्ट्रासोनोग्राफी का क्या मतलब है कि यानी कि जब यूट्रस में है बच्चा तभी हम उसकी यूएसजी या अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे, ताकि हमें पता चले कि कोई एबनॉर्मेलिटी प्रेजेंट है या नहीं। अब हम बात कर लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी की, ठीक है। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या होता है, जो लोअर लिप होती है और नोज़ होती है वो मोस्टली जब 5 फेशियल प्रोमिनेंस के साथ फ्यूज़ करती है तब हमारे लिप का और पैलेट का फॉर्मेशन होता है। तब लिप डेवलपमेंट कब होता है, तो जो 4th और 7th वीक होता है हमारे जस्टेशन का, यानी कि गर्भावधि का जो 4th एंड 7th वीक होता है उसमें हमारे लिप का डेवलपमेंट होता है फीटस के, ठीक है। और पैलेट डेवलपमेंट कब होता है, बिटवीन 6th एंड 9th वीक ऑफ जस्टेशन, यानी कि जो जस्टेशन पीरियड होता है उसके 6th और 9th मंथ में हमारी पैलेट का डेवलपमेंट होता है। अब क्या हुआ, मान लीजिए किसी इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से फेलियर हो गया मैक्सिलरी और मीडियल नेजल प्रोसेस में, जैसा कि हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि क्या हो गया, फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ मैक्सिलरी एंड मीडियल नेजल प्रोसेस। मैक्सिलरी और मीडियल नेजल प्रोसेस अगर फ्यूज़ नहीं हो गई तो वहाँ हमें एक गैप या स्प्लिट देखने के लिए मिलेगा लिप्स में, तो ये लीड करेगा हमारे क्लेफ्ट लिप को, ठीक है। ये क्या किसको लीड करेगा, क्लेफ्ट लिप को लीड करेगा। और अगर फेलियर होता है फ्यूज़न ऑफ पैलेटाइन प्रोसेसेस, यानी कि हमने क्या पढ़ा था, लेटरल पैलेटाइन प्रोसेस होती है और मीडियल पैलेटाइन प्रोसेस होती है, तो अगर फेलियर हुआ फ्यूज़न में पैलेटाइन प्रोसेसेस के और नज़ल सेप्टम पे तो ये लीड करेगा किसको, क्लेफ्ट पैलेट को। यानी कि अगर मैक्सिलरी और मीडियल नज़ल प्रोसेस में फ्यूज़न फेलियर हुआ किसी वजह से तो क्लेफ्ट लिप फॉर्मेशन होगा, और अगर फेलियर होता है पैलेटाइन प्रोसेसेस और नज़ल सेप्टम के फ्यूज़न में तो
क्लेफ्ट पैलेट कॉज हो कर दो। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की। तो इमीडिएट प्रॉब्लम क्या होगी? तो इमीडिएट प्रॉब्लम में आ जाएगा हमारा पहले नंबर पे फीडिंग डिफ़िकल्टी, यानी कि बच्चे को फीड कराने में प्रॉब्लम होगी, जैसे कि वो शक नहीं कर पाएगा या निप्पल को होल्ड नहीं कर पाएगा ठीक से। इन्फेंट विद एन अनरिपेयर्ड क्लेफ्ट पैलेट विद हैव डिफ़िकल्टीज क्रिएटिंग इनफ सक्शन, यानी कि इनफ सक्शन नहीं कर पाएगा ताकि वो सफिशियंट मिल्क को ब्रेस्ट से सक कर पाए। ये इन्फेंट को मतलब ये ट्राई तो करेगा शक करने की या सक्शन क्रिएट करने की, बट वो इजीली टायर्ड हो जाएगा बिकॉज वहाँ पे एयर पास हो रही होगी, जिसकी वजह से सफिशियंट प्रेशर नहीं बन पाएगा और सकिंग की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रीदिंग की। तो इमीडिएट प्रॉब्लम में हमारी ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी भी आएगी, क्योंकि यहाँ पे चांसेस होंगे एस्पिरेशन के, क्योंकि एयर एंट्री कर रही होगी ड्यूरिंग फीडिंग फ्रॉम द गैप, यानी कि गैप के थ्रू जो गैप बना हुआ है लिप में या फिर पैलेट सही से नहीं फ्यूज़ हुआ, उसकी वजह से एयर एंट्री कर जाएगी। ठीक है, उसकी वजह से ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होगी। लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम में देख लेते हैं हम क्या होगा। तो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम में हमारे रिकरेंट ईयर इन्फेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि हमारे सारे जो पाथवेज होते हैं ईयर, थ्रोट और नोज़ के, वो जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, रिकरेंट ईयर इन्फेक्शन देखने के लिए मिलेगा। फिर बात कर लेते हैं सेकेंड, स्पीच डिफ़िकल्टी। तो स्पीच डिफ़िकल्टी क्यों हो रही है? क्योंकि हार्ड पैलेट का माल फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो जब पैलेटल डिफॉर्मिटी होती है तो एयर जो होता है वो स्किप कर जाता है नोज़ में। ठीक है, जो कि कंसोनेंट के, जो भी कंसोनेंट होगा वो बोलने में प्रॉब्लम होगी, स्वर और व्यंजन के उच्चारण में दिक्कत होगी, क्योंकि पैलेट में क्या है, हमारे गैप बना हुआ है, तो एयर का पैसेज ठीक से नहीं होगा तो स्पीच डिफ़िकल्टी वहाँ देखने के लिए मिलेगी। मॉल ऑक्लूजन ऑफ टीथ, यानी कि जब पैलेट में प्रॉब्लम है, पैलेट हमारा गैप बना रहा है, वो सही से फ्यूज़ नहीं हुआ है, तो हमारे टीथ में माल ऑक्लूजन देखने के लिए मिलेगा। मैक्सिलरी क्लेफ्ट देखने के लिए मिलेगा, यानी कि जो क्लेफ्ट होगा वो मैक्सिला को भी अफेक्ट करेगा। ठीक है, जो कि बोनी पार्ट है हमारा एल्वियोलस का। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारी मैक्सिलरी क्लेफ्ट लॉन्ग प्रॉब्लम में हमें देखने के लिए मिलेगी। अब बात कर लेते हैं मैनेजमेंट की, यानी कि क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट के बच्चे को हम मैनेज कैसे करेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है टीम अप्रोच की, यानी कि हमें किसकी रिक्वायरमेंट है मैनेज करने के लिए। पीडियाट्रिशियन की रिक्वायरमेंट होगी, एक हमें क्रैनियोफेशियल सर्जन चाहिए होगा, ऑर्थोडोंटिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट और ओटोलैरिंजोलॉजिस्ट, ऑडियो पीडियाट्रिक नर्स ऑडियोलॉजिस्ट चाहिए होगा, स्पीच थेरेपी के लिए पीडियाट्रिक नर्स चाहिए होगी और जेनेटिक काउंसलर चाहिए होंगे। सबसे पहले चीज़ जो हम करेंगे वो मॉडिफाइड फीडिंग, क्योंकि हमें अर्जेंट में यही प्रॉब्लम हो रही है, जो हमारी इमीडिएट प्रॉब्लम है ये फीडिंग को लेके ही है, तो हम उसको कैसे ठीक करेंगे। तो जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है मदर, उनको थोड़ा पेशेंस और एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा ताकि ईजिली वो फीड करा पाएँ। जो बेबी है उसको हमेशा अप राइट पोजीशन में रखें और फ्रिक्वेंटली बर्प करते रहें। ठीक है, जो कि एयर ट्रैपिंग और चोकिंग को प्रिवेंट करेगा। अगर बॉटल फीडिंग करा रहे हैं तो मेक श्योर करें कि लार्ज होल वाली बॉटल का यूज़ करें ताकि बच्चे को शकिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो या ज़्यादा एफर्ट्स ना लगाने पड़े। अब ये हैबरमैन फीडर क्या होता है? हैबरमैन फीडर स्पेशली एक ऐसी बॉटल है, एक ऐसा डिवाइस है जो कि डिज़ाइन किया गया है ऐसे ही बच्चों के लिए, यानी कि हमारे क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट वाले बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें जो होती है, इस बॉटल में वॉल्व लगी होती है जो कि एयर एंट्री को कंट्रोल करती है और बैक फ्लो को प्रिवेंट करती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम NU के निप्पल का यूज़ कर सकते हैं। ये क्या होती है कि रेगुलर बॉटल में फिट हो जाने वाली निप्पल होती है, जिसके जो मतलब होल का साइज जिसमें एडजस्ट किया जा सकता है, तो इससे भी बच्चे को थोड़ी कंफर्ट मिलेगी वाइल सकिंग द फीड। फिर अगर आप कटोरी स्पून फीडिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चे को फीड कराने के लिए, तो मेक श्योर करें कि लॉन्ग स्ट्रेट हैंडल की स्पून यूज़ करें जो कि अंदर तक आसानी से चली जाए। ठीक है, नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट में आप क्या कर सकते हैं, डेंटल ऑब्चुरेटर यूज़ कर सकते हैं। अगर माल अक्लूजन हुआ है, यानी कि टीथ का माल फॉर्मेशन है, तो वह उस केस में डेंटल ऑब्चुरेटर यूज़ करते हैं। और मोस्टली ये
उस पेशेंट को एडवाइस करते हैं जो कि सर्जरी के से डिनाई कर देते हैं जिनके पेरेंट्स, या फिर वो सर्जरी नहीं कराना चाहते। डेंटल ऑब्चुरेटर का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल टीथ, जो कि मोस्टली यूज़ करते हैं लोग, जिनकी टीथ जो कि जिनके नॉर्मल टीथ नहीं होते हैं, परमानेंट टीथ नहीं होते, तो वो यूज़ करते हैं डेंटल ऑब्चुरेटर को। तो हम बच्चों को में ये भी यूज़ कर सकते हैं एज फॉर द पर्पज़ ऑफ नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट। अब बात कर लेते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम किसकी? क्लेफ्ट लिप रिपेयर की, यानी कि इसको और क्या कह सकते हैं? चिलियोप्लास्टी। चिलियोप्लास्टी का मतलब क्या है? इसमें दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो 2 वीक का जब बच्चा होगा तो लिप एडेशन करते हैं, जिसमें कि जो कंप्लीट क्लेफ्ट होता है वो इनकम्प्लीट क्लेफ्ट में चेंज हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, जब 10 वीक का बच्चा होगा तो क्लेफ्ट लिप रिपेयर करेंगे, ठीक है, फॉलोइंग द रूल ऑफ 10। रूल ऑफ 10 क्या कहता है कि बच्चा 10 LBS वेट होना चाहिए उसका, और वो क्या होना चाहिए कि 10 उसका ब्लड होना चाहिए 10 पॉइंट, और एक और चीज़ होती है। तो मतलब ये चेक करते हैं, ये जब रूल ऑफ 10 पूरी तरह अप्लीकेबल होता है तभी बच्चे को माना जाता है कि वो कैपेबल है सर्जरी के लिए, ठीक है, यानी कि उसकी सर्जरी की जा सकती है। अब जो प्रोसीजर क्लेफ्ट लिप रिपेयर के लिए हम यूज़ करते हैं उसमें हमारा आता है मिलार्ड रिपेयर, ये नाम है मोस्टली प्रोसीजर के। मिलार्ड रिपेयर, रेंडाल ग्राम और रोज थॉम्सन प्रोसीजर, ठीक है, यानी कि अब देखते हैं कि हम जो क्लेफ्ट लिप है यूनिलेटरल है, बाईलेटरल है या मिड लाइन है, उसके बेसिस पे हम ये प्रोसीजर्स यूज़ करते हैं फॉर द सर्जरी पर्पज। अब हम देख लेते हैं क्लेफ्ट पैलेट रिपेयर के बारे में, यानी कि पैलेटोप्लास्टी के बारे में। तो ये क्या होता है? ये रिपेयर एट अप्रॉक्सीमेटली बिटवीन 9 एंड 12 मंथ ऑफ एज, यानी कि बच्चा जब 9 से 12 साल का होता है तब हम ये सर्जरी करते हैं। प्रोसीजर जो रिपेयर के लिए हम यूज़ करते हैं पैलेटोप्लास्टी, उसमें ये सारे प्रोसीजर आते हैं: VY पुशबैक, 2 फ्लैप पैलेटोप्लास्टी, 4 फ्लैप पैलेटोप्लास्टी, इसके वेकेंडिक्स प्राइमरी वेलोप्लास्टी एंड फ्यूरलो पैलेटोप्लास्टी। ये प्रोसीजर के थ्रू हम क्लेफ्ट पैलेट को रिपेयर करते हैं। फिर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं इस सर्जरी के, तो क्या होगा? ओरोनजल फिस्टुला, यानी कि हो सकता है कि ओरोनजल फिस्टुला का फॉर्मेशन हो जाए, यानी कि ओरल कैविटी और नजल कैविटी के बीच में एक फिस्टुला या ट्यूब का डेवलपमेंट हो जाए। अब स्पीच या हियरिंग ट्रीटमेंट भी हम प्रोवाइड करते हैं अगर बच्चे को स्पीच और हियरिंग में प्रॉब्लम, यानी कि स्पीच में डिफ़िकल्टी है या फिर हियरिंग लॉस हुई है, तो हम उसके लिए फर्दर स्पीच और हियरिंग ट्रीटमेंट करते हैं। थैंक यू।